जॉन हुसैन साहब, इस सारे मामले के अंदर अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे पहले सवाल किया था, आपने कहा कि इनके पास पूरा एक निज़ाम मौजूद है, चाहे वो सुप्रीम लीडर के हवाले से हो, चाहे वो लालनजानी साहब की शहादत के हवाले से हो, एक पूरा सिस्टम मौजूद है कि कौन उनको रिप्लेस करेगा। एग्रीड, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये कह देना कि अगर एक शख्स के जाने से बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑब्वियसली मतलब घर का अगर सरबराह ही उस दुनिया में ना हो और वो चला जाए और उसके बाद बेशक उनके बेटे ही क्यों ना आ जाए, घर का निज़ाम जो है उससे हिलता तो है। जाहिर बात है, एक एक्सपीरियंस डज मैटर, और एक शख्स जो बिल्कुल आके एक कुर्सी संभाले या उस कुर्सी के ऊपर आके बैठे, उससे फ़र्क पड़ता है। तो क्या ये हकीकत नहीं है कि जब ये जो टॉप लीडरशिप जो है वो एक एक करके असैसिनेट हो रही है, उसमें डिसीजन मेकिंग का एक फुकदान जो है वो नज़र आता है। मुश्तबा खवानाई जो है वो अभी तक पब्लिक डोमेन में आपको कहीं पर नज़र नहीं आ रहे, मतलब तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोईती अखबार ने तो यहाँ तक कह दिया कि मॉस्को में इस वक्त उनका इलाज हो रहा है, इवन दो उसको डिनाई किया गया। सो एक वैक्यूम से फ़र्क तो पड़ता है। वेरी आई थिंक वेरी वैलिड क्वेश्चन। इसको मैं बड़ा ऑब्जेक्टिवली असेस करता हूँ। 12 दिन की जंग में अगर आप देखें, पूरी लीडरशिप खत्म हो गई, राइट। लेकिन हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट डे पहले ही दिन लीडरशिप खत्म होने के बाद जो रिस्पांस था वो कम नहीं हुआ, इनफैक्ट और बेहतर हो गया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंटरनली भी सिस्टम के अंदर वो लोग हैं जो ऑब्वियसली जो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, जो भले आप बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक्सपीरियंस भले नहीं होगा, लेकिन उनका जो आई थिंक जज्बा और जो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। अब स्ट्रैटेजी में कितना वीक है कितने स्ट्रांग है, ये तो लीडरशिप जब चेंज होती है उसके बाद हमें पता चलता है, जैसे कि 12 दिन की जंग में पता चला था। और जैसे कि अभी आयतुल्ला अली खामनाई के जाने के बाद हमने देखा कि ऑल्दो इट इज अ बिग इवेंट, लेकिन जो सिस्टम है उसके अंदर एब्जॉर्बेंस इतनी है कि वो उसको बिल्कुल भी अपने ऊपर जो मोज़ेक फॉर्मेशन चल रही है या जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी जो उनको दी हुई थी ऑलरेडी सिस्टम ने, वो उसको बिल्कुल भी उससे जो है वो डिटर नहीं हुए। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि लेकिन एट द सेम टाइम ईरान के अंदर 1980s के अंदर हफ्ते तीर बॉम्बिंग के अंदर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बॉम्बिंग के अंदर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो, प्राइम मिनिस्टर, पूरी काबीना इनकी जो है वो खत्म कर दी गई, पार्लियामान को खत्म कर दिया गया। बट वी सी दैट दे नॉट ओनली सर्वाइव बट वो इम्प्रूव करते गए। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सही बात है आपकी, हो सकता है कि नई लीडरशिप इतनी एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन अभी तक यही नजर आ रहा है हिस्ट्री को देखते हुए कि अभी तक जितना भी लीडरशिप गई है उससे इनफैक्ट चीजें जो है वो और ज्यादा सख्त हुई हैं उनके लिए, अमेरिका और इसराइल के लिए, और लेकिन मेरे ख्याल में आगे भी यही होगा। और जॉन, इस सारे मामले के अंदर ऑब्वियसली ईरानी अवाम जो है उसे तो नहीं भुलाया जा सकता। दे हैव बीन सपोर्टिंग द रिजीम अप टिल नाउ। वो अपनी लीडरशिप को हर सूरत सपोर्ट करते रहे हैं, रैलीज निकली हैं, वी हैव सीन दोज विजुअल्स फ्रॉम तेहरान एंड अदर सिटीज़। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है एक मौका आएगा कि देयर इज गोइंग टू बी अ सेक्शन इन द पब्लिक जो कहेगा भाई इनफ इज़ इनफ, अब इसको इस चीज़ को जो है वो ख़त्म होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता। रोज़ाना की बमबारी, रोज़ाना का एक डर, ज़ाहिर बात है, फैमिलीज़ हैं, स्कूल्स हैं, एक एक रूटीन की जो एक ज़िंदगी होती है, लोगों को उसकी वापसी भी चाहिए होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक सेक्शन जो है वो चाहेगा कि अब बस काफ़ी हो गया, चीज़ों को रिजॉल्व भी करें अब। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा सेक्शन एग्जिस्ट करता है, 10-15% ईरानी भी आई थिंक एग्जिस्ट करते हैं। बट क्योंकि ओवरवेलमिंग ऑपोजिशन इमोशन जब आ जाता है तो जो जो आई थिंक जो ये 10% या 15% लोग होंगे भी ऐसे, वो आई थिंक आई डोंट थिंक उनकी जो चीज है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। देखिए, चारशंबे सूरी कल था, जो इनका फेस्टिवल होता है, फायर फेस्टिवल होता है, वो कल था, और मुझे खदशा था कि शायद कल वो आते, लेकिन यकीन करें मंसूर साहब आए, मतलब मुझे कुछ भी नजर नहीं आया रोड्स पे। होता है ना कि बंदा आए और थोड़ी सी एहतजाज करे, बट नथिंग एट ऑल। इस वक्त जो सिचुएशन है, यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल की सबसे बड़ी गलती थी कि उनको लगा कि आयतुल्ला खामनाई को टारगेट करने से लोग बाहर आ जाएंगे। इनफैक्ट वो यूनाइट हो गए, और नजर आ रहा है यहाँ पे बैठे हुए किसी भी बंदे को कैसा है। तो आई डोंट थिंक आगे जाके जो गुस्सा है लोगों का आयतुल्ला खामनाई के जो लॉस का पर्टिकुलरली, आई डोंट थिंक आगे जाके जो है वो चेंज में तब्दील होगा, क्योंकि रूटीन के हिसाब से मंसूर साहब वैसी जिंदगी चल रही है। बैंक्स खुले में, ऑफिस खुले में, रेस्टोरेंट्स खुले में, स्कूल्स जो है वो ऑब्वियसली नौरोज आ गया तो वो बंद हो गए हैं। सो अगर खुलेंगे तो शायद वो ऑनलाइन खुलेंगे, क्योंकि अमेरिका तो स्कूल्स पे भी मारने से नहीं टकराता है, इसराइल और अमेरिका। तो द पॉइंट इज के आई थिंक ईरानी अवाम को इतनी रेजिस्टेंस पहले भी रही है, जंग पहले भी देखी है 8 साल की, 12 दिन की जंग भी देखी, और सैंक्शंस का एक टाइम भी देखा जिसमें अमेरिका के सेंटिमेंट्स उनके बहुत खिलाफ हैं। तो वो तैयार हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए, और माइंड बना के बैठे हुए हैं 40 साल से कि ऐसा वक्त आएगा। ठीक। फैज़ रहमान साहब, जहाँ पे अगर मैं एक कंपैरिजन करूँ व्हाट हैपेंड इन ईरान, ऑब्वियसली उनकी लीडरशिप को एक एक करके असैसिनेट किया जाता है, और जब वो असैसिनेट किया जाता है तो लोगों का जो सेंटिमेंट है वो और भी ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं उन लोगों के हवाले से, अपनी उस लीडरशिप के हवाले से, या इवन रिप्लेसमेंट जो जो भी आती है उसके साथ भी एक अटैचमेंट उनकी फील होती है। बट इफ़ यू कंपेयर दैट विद द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, कल जो एक जो कैंट का इस्तीफा सामने आया,
जो काउंटर टेररिज्म के इनके हेड थे वहाँ पे, उन्होंने अपने इस्तीफे में क्लियर कट ये बात लिखी कि जनाब ईरान के साथ जो जंग है मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता, मेरा दिल नहीं मानता और ये गलत फैसला है, हमें ईरान की जानिब से जो है वो किसी किस्म की कोई धमकी या खतरा नहीं था। अब ये एक बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन है। इसके अंदर जाहिर बात है ट्रंप इंतजामिया जो है वो रेड फेस होती है कि जनाब हमारा अपना आदमी जो है वो रिजाइन करके चला गया, और पब्लिक डोमेन के अंदर उसने अनाउंसमेंट भी कर दी। उसकी सेंटिमेंट क्या है आपके ख्याल में? ये एक बहुत बड़ा धचका है या डोनाल्ड ट्रंप के लिए इट इज जस्ट अ बम्प इन द रोड और वो उसको क्रॉस कर जाएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पब्लिक सेंटिमेंट के अंदर भी जो भी ऑलरेडी नंबर्स मौजूद हैं उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आपके ख्याल में इस इस्तीफे की वजह से पब्लिक सेंटिमेंट भी चेंज होगा? मनसूब बहुत बड़ा बॉम्बशेल है ये। देखिए, ये जो खैन की जो आपने बात की, ये सिर्फ यही नहीं कि वो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस सेंटर, यानी कई इंटेलिजेंस एजेंसीज का मजमूआ उसके टॉप डायरेक्टर थे, और जिनको तमाम इंटेलिजेंस की पर एक्सेस थी और जो एक पूरा एनालिसिस उनके पास था, वो ऐसी शख्सियत थे। बल्कि ख़ुद उनका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो उनका यूएस मिलिट्री में बहुत ही शानदार करियर रहा है। उनकी बेगम जो ख़ुद एक सोल्जर थी, वो इराक़ की जंग में वो मारी गई। तो वो पूरी एक फ़ौजी और इंतहाई यानी एक कंजर्वेटिव फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। बल्कि ये भी उन्होंने ख़ुद इस्लाम के बारे में भी और इमिग्रेंट्स के बारे में बहुत से ऐसे नाज़िबा अल्फाज और जुमले भी इस्तेमाल किए हुए हैं। वो सब कुछ अपनी जगह है और यही वजह है कि वो बिल्कुल सॉलिड कंजर्वेटिव मागा मूवमेंट की शख्सियत हैं अभी भी। और उनकी जानिब से खुलकर इस्तीफ़ा देने के बाद, और देखिए ये बहुत बड़ी बात हुई, इतने बड़े ओहदे से इस्तीफ़ा देकर ये कहना, ये ऐसा नहीं हुआ कि वो जब रिटायर हो जाते तो फिर आकर कहते 4-5 साल बाद कि ये गलत हुआ। उन्होंने बिल्कुल इन दी मिडल ऑफ ऑल दिस ये पूरा जब कुछ चल रहा है, उन्होंने ये बात आगे कही, तो बहुत बड़ा धचका है। और ट्रंप साहब इसको जिस तरह से भी अंडर द रग धकेलने की कोशिश करें, हकीकत यह है कि उनको और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त मुज़ाहमत का सामना है रिपब्लिकन पार्टी में। इसके अलावा और बहुत बड़े नाम हैं जो इसकी खुलकर मुखालिफत कर रहे हैं ख़ुद पार्टी के अंदर। और आप ये देखें, ख़ुद जो अभी थोड़ी बहुत जहाँ जहाँ प्राइमरीज हो रही हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पर भी वो कुछ आपको वो नज़र आ रहा है कि शायद इनका अपना वोटर अब इनके खिलाफ जा रहा है। अच्छा, अभी दूसरी बात ये देखिए मंसूर, असल में अब ट्रंप साहब 80 साल के होने वाले हैं एक आध महीने में, अगले महीने बल्कि वो 80 साल की उम्र हो जाएगी उनकी। तो और इसके बाद ज़ाहिर है कि इनकी आखिरी टर्म है और अब इसके बाद उनकी गालिबन कोई पॉलिटिकल ना कोई एस्पिरेशंस हैं ना वो कुछ आगे बढ़ेंगे। तो लगता यही है कि वो ही डजंट केयर वन वे और दी अदर। जो उनको काम करना था या जो उनसे काम लेना चाहते थे लोग, वो ले चुके। उन्होंने रेजिस्ट किया, लेकिन कई वजूहात की बिना पर, जिसमें ज़ाहिर है कि एब्सटेन लिस्ट का भी बहुत ज़्यादा नाम आता है। बल्कि अब बाज़ लोग भाई लोग ये भी कहते हैं कि ये एक उसी को उस पर ही पर्दा डालने के लिए और डाइवर्जन के लिए भी एक ये काम हुआ है। तो ये कई मकासद हैं जो इस जंग से लोगों ने हासिल किए हैं अमेरिका में। लेकिन इसका लामहला नुकसान, आप हम लाख कह लें कि अमेरिका अभी भी सेल्फ सफिशिएंट है, अभी भी बहुत बड़ी पावर है। लेकिन यहाँ पर जो स्कॉलरली लोग हैं, जो सीरियस जो तबके हैं, जो लिखने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम अब अपनी डिक्लाइन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और बहुत से लोगों ने बाकायदा जो ब्रिटिश एम्पायर का और इस वक्त जो अमेरिका की जो एक इम्पीरियल जो एक बिहेवियर और जो एटीट्यूड है, उसमें कंपैरिजन करके ये साबित किया है कि अब ये वही दौर है कि जब अमेरिका की जो पावर का डिक्लाइन बहुत तेज़ी से शुरू हुआ है। और इसका ज़ाहिर है कि खुमियाजा ना सिर्फ अमेरिकन को बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। जॉन हुसैन साहब, एक मुद्दा जो पिछले 24 घंटे में ऑब्वियसली इस पर डिस्कस हो रहा है, ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि ईरान के अंदर इसका मतलब है कि मोसाद की या CIA के जासूसों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क वहाँ पे मौजूद है, जो बेसिकली मुखबरी भी करता है अपने सोर्सेज के ज़रिए, ये भी फाइंड आउट करता है कि ये तमाम लीडरशिप की लोकेशंस कहाँ पे हैं, उनकी मूवमेंट किस तरह हो रही हैं। उन्होंने मुख्तलिफ हैकिंग्स भी की हैं, यहाँ तक कि बताया गया कि ट्रैफिक सिग्नल्स तक को जो है वो हैक किया गया, उन कैमरास को भी इस्तेमाल किया गया लोगों को ट्रैक करने के हवाले से। ये और उसके बाद ये खबर भी आई है कि चंद इजरायली जासूस, एक या एक से ज़ायद को जो है वो फांसी भी अब दी गई है ईरान की जानिब से। ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, या और ये खास तौर पे ईरान की अपनी इंटेलिजेंस की कितनी बड़ी फेलियर है ये, जिसकी वजह से ये असैसिनेशंस हो सकी? मंजूर साहब, नो डाउट फेलियर है, बिल्कुल फेलियर है। मैं पहले भी कहता हुआ आ रहा हूँ, इंटेलिजेंस यहाँ की बिल्कुल कमजोर है रिलेटिवली, इफ वी टॉक अबाउट इजराइल एंड अमेरिका और इतनी ग्लोबल पावर्स।
इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी जाहिर है एक चीज़ है कि इसराइल का फोकस जो है वो 47 ईयर्स तक ईरान ही रहा। उतने उन्होंने अपना पूरा बजट, पूरी अटेंशन जो है वो ईरान के ऊपर ही लगाई, दूसरी मुल्कों में भी लगाई, लेकिन ईरान वॉज देयर प्राइमरी टारगेट। यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे जो सुपर पावर्स हैं, जो ईगल आइज हैं, वो सारी जो फाइव आइज हैं, सॉरी, वो सारे जितने भी इदारे हैं उन्होंने अपनी अटेंशन यही लगाई। तो जाहिर है इनकी भी कुछ नाकामयाबियां हैं, कमजोरियां हैं जिन पे इनको काम करने की जरूरत है। कुछ टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जिसकी वजह से वो सर्वेलेंस इक्विपमेंट नहीं ला सकते। आइसोलेशन में अकेले जो डेवलप कर सकते हैं वही कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम ह्यूमन, बहुत बड़ी तादाद में इंसानी एसेट्स जो है वो हमने देखे हैं मोसाद के ईरान के अंदर, बहुत बड़ी तादाद में। और इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे तो इनफैक्ट कोई अगर बाहर कैमरा निकाल के जाता है बंदा और जरा सा अगर कोई देख भी रहा होता है तो लोग फौरन से रोकते हैं कि भाई तुम क्या कौन हो, मोसाद के एजेंट तो नहीं हो। मतलब इस तरीके का जो है वो माइंडसेट बना हुआ है लोगों का इस वक्त, क्योंकि जंग के दौरान खदशा रहता है कि ये कोई भी मोसाद का एजेंट जो है वो पेनिट्रेट कर सकता है किसी भी सेंसिटिव इलाके में। तो आई थिंक बिल्कुल आपने सही कहा, बट एट द सेम टाइम जो इनकी जो चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये बंकर में नहीं जाते। अब देखें लारीजानी साहब जो हैं वो अपनी बेटी के घर थे और अपने घर वालों के साथ जो है वो उस वक्त थे, उनका बेटा उनके साथ शहीद हुआ। तो ख्याल करना चाहिए उन्होंने, बहरहाल प्रोटोकॉल ऑफिसर्स भी थे, ख्याल भी किया बंकर में तो नहीं जा सकते, जंग के दौरान ये कहते हैं हम बंकर में तो नहीं जाएंगे, छुपेंगे तो नहीं। तो लेकिन बहरहाल करना चाहिए इंटेलिजेंस को अपना काम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इस सारी चीज़ में फैज साहब एक और जो बहुत बड़ा, मतलब अगर एक मिनट के लिए बर्ड आई व्यू से पूरे इस मसले को देखें, वो है ऑयल प्राइसेस। अब मैं इस वक्त जब आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में पर बैरल जो रेट है वो $100 से अभी भी ऊपर है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिश की सप्लाईज के बारे में इंश्योर करने के हवाले से, इत्तेहादियों से भी राब्ते किए कि आए आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो है हमारी मदद करें, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये जो बढ़ती हुई ऑयल प्राइसेस हैं, और अभी भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि दिस कुड एक्चुअली गो अप अगेन 110 या 115 की तरफ दोबारा भी ये रुख कर सकता है। इस सारी सूरत हाल का प्रेशर जो है वो होम ग्राउंड में डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया को कितना महसूस हो रहा है? ऑब्वियसली वहाँ पे इस वक्त पेट्रोल प्राइसेस जो है वो कितनी है, ये भी बता दीजिएगा कितनी है, और उसकी तकलीफ कितनी महसूस हो रही है ट्रंप इंतजामिया को? मंसूर, ये अगर प्राइसेस बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी फॉर श्योर, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि जो इस वक्त एनालिस्ट हैं वो तो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद $200 पर बैरल से भी क्रॉस कर जाए, अगर ये मामला इतनी तेज़ी से अगर बढ़ रहे हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं। और ये अगर प्राइसेस बढ़ती रहेंगी तो ये रिपब्लिकन पार्टी की एक सियासी मौत होगी। हाँ, और अगर ईरान ने अगर ये इस वॉर को एक्सटेंड करने में कामयाबी हासिल कर ली, तो आप ये यकीन करें कि जो नवंबर के इलेक्शंस हैं वो कांग्रेस में ट्रम्प के लिए एक ब्लड बैथ होगा। तो और इसमें उसकी वजह देखिए, सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पर अमेरिकन्स को भी ज़्यादा देना पड़ेंगी। हमारे पास जैसे मिसाल के तौर पर अब यहाँ समझिए कि 279 280 के करीब पर गैलन थी वर्जीनिया डीसी एरिया में, अब वो कोई तकरीबन 30-40 सेंट बढ़ के थोड़ी बढ़ गई है। तो इस इतना ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन असल मसला ये है कि आप ये देखिए, जो गल्फ़ स्टेट्स का इसकी इकोनॉमीज़ का इस तरह से तबाह हो जाना डायरेक्ट हिट है पेट्रो डॉलर्स का। ये थ्योरी नहीं है बल्कि फैक्ट है कि अमेरिका का जो डॉलर इस वक्त जो पूरी दुनिया में एक डोमिनेंट करेंसी है, उसको ख़तरा हो गया है। अगर कभी ट्रंप ने ये नहीं सोचा था कि गल्फ़ स्टेट्स जो जहाँ से उनको इतने पेट्रो डॉलर्स मिलते हैं और जिसकी वजह से आप देखिए अजीब व गरीब खेल है। एक तरफ तो ये कि तमाम ऑयल की जो डीलिंग्स हैं, परचेजेस हैं, वो डॉलर्स में होती हैं पूरी स्टेट्स, पूरी दुनिया में नंबर 1। और नंबर 2 ये कि जब वो डॉलर्स इनको मिलते हैं इन गल्फ़ स्टेट्स को, हमारे अरब ममालिक को, तो वो डॉलर्स फिर जाते हैं अमेरिका की बॉन्ड्स में, अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंजेस में, अमेरिका की बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस में। तो दोनों तरफ से ये जो है अमेरिकन इकोनॉमी को और अमेरिकन डॉलर को स्ट्रेंथन करते हैं, ताकतवर बनाते हैं पूरा सिस्टम। ठीक। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस तरह से मामला आएगा। तो अब ये जो एक एहसास अब जो जड़ पकड़ रहा है कि अगर ये जंग ज़्यादा तूल पकड़ती है, ज़्यादा आगे बढ़ती है, तो ना सिर्फ ये कि तेल तो खैर एक तरफ है, लेकिन ख़ुद जो डॉलर की जो सिचुएशन है, और ख़ुद देखिए जैसे कि ईरान ने अब ये जो मुतालबा किया है कि हमें यौन में सारी अदायगियाँ की जाएं, और ये अगर ट्रेंड बढ़ जाता है और वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक धचका होगा वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए,
अमेरिका की जो डॉलर की जो पोजीशन है, जो सिचुएशन उसके लिए। और ज़ाहिर है कि देखिए इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि अब देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ईरान, आप लाख कह लेंगे ठीक है, ये स्ट्रेटजी है, मोज़ैक डिसेंट्रलाइजेशन है, लीडरशिप के कई लेयर्स सब कुछ तैयार हैं, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन हर आने वाला दिन उसको कमज़ोर कर रहा है, उसका जो स्टॉक पाइल है वो खर्च हो रहा है, वहाँ पर बॉम्बिंग्स हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हर आने वाला दिन उनके लिए ज़्यादा तबाहकुन साबित हो रहा है। इसके साथ साथ आप देखिए गल्फ़ स्टेट्स जो हैं, बिल्कुल दुबई, अबू धाबी, दोहा, वो शहर जो कि जो काबिल रश्क, यानी अमेरिका में बैठ के मैं ये समझता था कि अजीब इन्होंने जो शहर बनाए हैं, जो कि न्यूयॉर्क और वाशिंगटन, लॉस एंजल्स, बेवर्ली हिल्स जैसे मॉल्स जो हैं वो उनके सामने शर्मिंदा होते हैं। इस तरह जी। के उन्होंने वहाँ चीज़ें खड़ी की और आज वो जो है वो खामोश एक शहर बने हुए हैं। तो ये सब चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे इसमें इसराइल की जो इंतहा पसंद लॉबी है, वो लोग जो नेतन्याहू के आसपास के लोग हैं, वो अपने आप को फातेह समझेंगे, क्योंकि वो सब कुछ उनके नज़दीक तबाह हो चुका होगा। वो एक अकेले खड़े होंगे और वो समझते हैं कि इस तरह से न सिर्फ ही कि दुनिया को अमूमन और बल्कि खुसूसन मिडल ईस्ट को एक वाहिद पावर के तौर पर कंट्रोल करते रहेंगे। यही उनका मकसद है। वो मैं नहीं समझता कि वो इवन अमेरिका के अपने के बारे में भी खुद इतने कंसर्न हैं कि अमेरिका का क्या हाल हो इसमें। तो जो असल इससे जो मकासद है, जो इस वक्त लोग इस वक्त फैसला साजी कर रहे हैं इसराइल में बैठ के, उनका मतम नज़र ये है कि वो पूरे मिडल ईस्ट में अकेले खड़ा होना चाहते हैं और इस पूरे तबाही के मंजर के साथ।